और एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मुंबई से दिल्ली पहुंच गए। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात की, और मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई। उनको प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले जब वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उनकी आगवानी के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव और अन्य कई बीजेपी नेता वहां मौजूद थे दिल्ली एयरपोर्ट पर। अब उसके ठीक बाद वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि आज मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं सीपी राधाकृष्णन। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु भी जुड़े। हिमांशु, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद उनका क्या उनका शेड्यूल रहेगा? किन किन नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं वो? देखिए, बिल्कुल अभी उन्होंने जो है सीपी राधाकृष्णन जो है उन्होंने मुलाकात की है, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। और कल जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी, उस बैठक के अंदर जो है वो सीपी राधाकृष्णन आएंगे और वो उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट है, तो सबसे उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और परसों जो है अगर हम देखें तो एनडीए के नेताओं की बैठक है, उसमें भी सीपी राधाकृष्णन रहेंगे, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू से लेके तमाम अन्य नेता, चाहे चिराग पासवान हो या और नेता हो। उसके बाद 21 तारीख को जो है उनका नॉमिनेशन भरा जाएगा, जिसमें सभी एनडीए के घटक दलों के नेता, बीजेपी रूल स्टेट के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस नामांकन के दौरान जो है वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल हिमांशु, हमने देखा कि आज वो दिल्ली पहुंचे, लगातार प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई। शाम को हालांकि उनको एनडीए के सभी नेताओं से मिलाया जाएगा। लंबे समय से वो बीजेपी से जुड़े भी रहे हैं, हालांकि सभी उनके बारे में जानते हैं अच्छे से। आगे की स्ट्रैटेजी एनडीए की या बीजेपी की किस तरीके से रहने वाली है? उनकी नॉमिनेशन को लेकर किस तरीके से विपक्ष को भी साधने की कोशिश की जाएगी क्या? देखिए, विपक्ष को भी साधने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है एनडीए के घटक दलों के साथ साथ अपोजिशन पार्टीज के नेताओं से भी बातचीत की है। मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है, वाईएसआर कांग्रेस के जो चीफ हैं जगन मोहन रेड्डी, उनसे बातचीत की है, नवीन पटनायक से बातचीत की है, स्टैलिन से बातचीत की है और समर्थन मांगा है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर बिल्कुल हिमांशु, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसे गौरव गोगोई कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। हुए क्यों केंद्र चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। वे इस प्रश्न पे मौन थे कि क्यों केंद्र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाएगा। क्यों वे मौन थे इस बात पर, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले। वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है। वे ये बात नहीं बता पाए क्यों वो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि 65 लाख वोटर्स किस प्रकार से डिलीट हुए, उसका कारण एक सर्चेबल फॉर्मेट में दें, ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे? क्यों आखिर वे आधार एक वोटर आइडेंटिटी के प्रमाण के खिलाफ थे? पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा बहुत से सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। जब उस प्रेस नोट को पूरी तरीके से देश ने नकारा तो कल उन्होंने प्रेस वार्तालाप की। लेकिन प्रेस वार्तालाप में जो उनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो,
उन्होंने पूरी तरीके से अपने इस जिम्मेवारी को नकारा और इसीलिए साफ साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में हैं जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं और इसीलिए ऐसे अफसर कोई भी इंक्वायरी या जांच के खिलाफ हैं। वोटर फ्रॉड में अगर कोई इंक्वायरी हो उसके खिलाफ है और इसीलिए उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्रवाई की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले उचित समय में उचित कदम लेंगे। मैं ये बातें कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं और दरखास्त करता हूं कि आदरणीय रामगोपाल यादव जी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय रामगोपाल यादव जी। सभी विपक्षी दल के नेताओं और पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप लोगों ने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी किया है, देखा है और सारे देश ने सुना है। ईसीआई ने बार बार कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको शपथ पत्र के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया कि आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थीं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं।